भारत देगा करारा जवाब। वॉशिंगटन में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या। संयुक्त राष्ट्र में इजरायली राजदूत डैनी डैनन ने घटना को बताया यहूदी विरोधी आतंक का जघन्य कृत्य। लेकिन शुरुआत आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ। राजस्थान दौरे में प्रधानमंत्री एक बार फिर पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जमकर बरसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और उसका भरण पोषण करने वाले पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद से सेना के शौर्य की बदौलत ही 22 मिनट में आतंकियों के 9 ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। पीएम ने कहा कि दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने यह देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। साथियों, 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। पीएम ने कहा कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे वो आज मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। राजस्थान की धरती से देशवासियों से बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं देश के कोने कोने में जो तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है, मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे,
आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे और आपको सीधे ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, जहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आइए सीधे रुक करते हैं। अबूझमाड़ और विशेष तौर पर नारायणपुर के जिस क्षेत्र में ऑपरेशन हुआ है, ये एक तरह से सुरक्षा वैक्यूम रहा है। और अभी पिछले कुछ वर्षों में हमने बस्तर के लगभग सभी इलाकों में सुरक्षा वैक्यूम को फिलअप करके और जॉइंट एक्शन प्लान जो भारत सरकार द्वारा हमको दिया गया उसी दिशा के अनुरूप काम करते हुए लगभग सुरक्षा विहीन क्षेत्रों को हमने ऑक्युपाई कर लिया है। बहुत थोड़ा क्षेत्र बचा है जिसको कि हम पूरी तरह से ऑक्युपाई करके और नक्सलवाद को, माओवाद को इस धरती से निर्मूल करने में प्रयासरत है। और इसको जो हमारी समय सीमा दी गई है माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 31 मार्च 2026 तक, हम उसके पहले ही माओवाद का अंत करने में पूरी तरह कामयाब होंगे। ऐसी हम सब का ऐसे संकल्प है और ऐसी हम सब की आशा भी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से, जहां साफ तौर पर जो सुरक्षा बल का ये कहना है कि जहां जहां भी सुरक्षा को लेकर वैक्यूम वाली स्थिति थी, उन तमाम वैक्यूम्स को फिलअप करने का काम कर दिया गया है। वहां पे तमाम जो सिक्योरिटी के जो ऑफिसर्स हैं, जो लोग हैं, उनको डिप्यूट कर दिया गया है। और माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो एक टारगेट दिया है 31 मार्च 2026 तक आतंकवाद को खत्म, नक्सलवाद को खत्म करने का, हम उस टारगेट से पहले ही इस पूरे इलाके से और पूरे देश से नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। ये साफ तौर पर कहना था, जो आपने देखा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो बातें निकलकर सामने आई। बढ़ेंगे आगे और एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आज हुंकार भरी है और पाकिस्तान को जो सुनाया है उन्होंने, इस पर फिर से हम निगाह डालें तो पीएम ने कहा कि हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारतीयों के खून से खेलना महंगा पड़ेगा। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है, हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के दौरे पर बीकानेर में देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। ये बहुत ही विश्वविख्यात ये मंदिर और लाखों की तादाद में यहां पे जो भक्तजन हैं, तमाम देश के हर कोने से लोग यहां पे जाते हैं। काफी मान्यता है इस मंदिर की और प्रधानमंत्री भी यहां पहुंचे अब से कुछ देर पहले। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित देशनोक स्टेशन का उद्घाटन किया। करणी माता मंदिर में आने वाले तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों की सेवा करने वाला देशनोक रेलवे स्टेशन मंदिर वास्तुकला, मेहराब और स्तंभ विषय वस्तु से प्रेरित है। पीएम ने बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन को भी इस दौरान हरी झंडी दिखाई। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का कि ये दौरा, राजस्थान का दौरा, बहुत ही अहम जो योजनाएं, परियोजनाएं उन्होंने देश को समर्पित की। 100 से ज्यादा जो अमृत भारत रेलवे स्टेशन है उनका उन्होंने प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। और इस दौरान आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में स्कूली बच्चे और तमाम लोग वहां पे मौजूद, प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। और प्रधानमंत्री ने 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया।
प्रधानमंत्री ने देश में रेल अवसंरचना को निरंतर बेहतर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 103 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, बिजली आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं और पानी की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए राजस्थान में राज्य सरकार के 25 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पलाना में एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित किया। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने रेलवे की तस्वीर बदल दी है। सरकार के विकास भी विरासत भी की प्रतिबद्धता दोहराते हुए पीएम ने अमृत भारत स्टेशनों को इसका एक बेहतरीन उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन कला और संस्कृति के नए प्रतीक हैं। हम एक साथ देश के करीब 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बना रहे हैं। साथियों, आधुनिक हो रहे इन रेलवे स्टेशनों को देश ने अमृत भारत स्टेशन का नाम दिया है। आज इनमें से 100 से अधिक अमृत भारत स्टेशन बनकर के तैयार हो गए। सोशल मीडिया पर भी लोग देख रहे हैं कि इन रेलवे स्टेशनों का पहले क्या हाल था और अब कैसे इनकी तस्वीर बदल गई है। साथियों, विकास भी विरासत भी, इस मंत्र का इन अमृत भारत रेलवे स्टेशनों पर उसका नजारा साफ साफ दिखाई देता है। ये स्थानीय कला और संस्कृति के भी नए प्रतीक है। तो प्रधानमंत्री आज राजस्थान के बीकानेर में हैं और उन्होंने आतंकवाद पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री ने, और उनकी गर्जना मुझे लगता है कि भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान तक भी जरूर पहुंची होगी कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहा है। पाकिस्तान को नाको चने चबाने का काम हिंदुस्तान ने किया है पहलगाम आतंकी हमले के बाद। क्या कुछ इन बातों के मायने हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद मिश्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और जैसा कि हमने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बात का ऐलान किया कि ये नया भारत है और यही नए भारत की नीति है और यही नए भारत की रीति है। हम इसी तरह से पाकिस्तान को और आतंकवाद को हम सबक सिखाएंगे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और आप ये देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का पहली जनसभा थी, तो जाहिर सी बात है देश और दुनिया को इस बात का तो जरूर इंतजार होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी इस पर किस तरह से रिएक्शन दे दें, क्योंकि इस बीच में हमने देखा है कि बहुत तरह के प्रोपेगेंडा हुए देश से लेकर और देश के बाहर। आज प्राइम मिनिस्टर ने खुल के एक एक चीज़ का जवाब दिया है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बहुत सख्त लहजे में भी बताया कि ये ऑपरेशन सिंदूर कोई प्रतिशोध नहीं था, ये ऑपरेशन सिंदूर एक न्याय का एक नया स्वरूप है। जो ये आत्मनिर्भर भारत जिसको आप बोलते हैं, समृद्ध भारत के साथ सुरक्षा की बात पीएम मोदी ने कही कि अगर भारत अपनी समृद्धि की बात करता है तो उसके साथ साथ अपनी सुरक्षा की भी बात करता है। बिल्कुल। और इसमें ये न्याय का स्वरूप जो है ये ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखाया है। अब आतंकवाद के बारे में पाकिस्तान को उन्होंने ठीक आप कह सकते हैं कि 40-42 किलोमीटर दूर पास में ही कह सकते हैं कि पाकिस्तान का वो सीमा है, पाकिस्तान का वो एयर बेस है जिसको भारत के जवानों ने अभी उसके पूरे एयर बेस के ठिकानों को ध्वस्त किया था। तो ये सारी चीजें पीएम मोदी उस बॉर्डर के इलाके से बोल रहे थे। वहीं पास में अगर आप देखें कि बहावलपुर में है जहां जैसे मोहम्मद का वो आतंकी बड़ा सेंटर रहा था। तो ये सब चीजें देखें कि पीएम के मैसेज का असर क्या है और कितने दूर तक गया है। आज पाकिस्तान को पीएम मोदी के बीकानेर के आज की जनसभा से जो मैसेज गया होगा वो सीधे सीधे है कि पीएम मोदी ने साफ कहा है कि वो स्टेट नॉन स्टेट एक्टर में
कोई फर्क नहीं करते हैं। बिल्कुल। आतंकवादी, आतंकवाद को पनाह देने वाले, आतंकवादी सरगना सब बराबर के दुश्मन हैं और वो भारत के निशाने पे है। जब भी इस देश में कोई कभी भी कहीं भी आतंकवादी हमले होंगे तो इसी तरह का चोट पाकिस्तान में किया जाएगा। ये एलानिया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज बॉर्डर के उस इलाके से किया है और ये सीधा सीधा मैसेज जो है, जिसको आप एक डिप्लोमेटिक मैसेज कहें, जिसको एक पॉलिटिकल मैसेज कहें, उन्होंने बहुत सख्त लहजे में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये मैसेज दिया है। और साथ ही साथ विनोद जी, हम देख रहे हैं कि इन बातों के अलावा डिप्लोमेटिक तरीके से भी भारत इस बात को न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में फैला रहा है, कह रहा है अपनी बातों को। देखिए, पाकिस्तान का असली चेहरा ये है। आप जिस देश को इतने वर्षों से आप फंडिंग देते जा रहे हैं, वो बदले में क्या एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये न सिर्फ अपनी बातों के जरिए और न सिर्फ अपने कारनामों के जरिए बल्कि डिप्लोमेटिकली भी भारत सबक सिखाने के लिए इस बार कमर कस लिया है। देखिए, पीएम मोदी ने आज की अपनी जनसभा में लोगों के साथ, पीएम मोदी के साथ अक्सर ये होता है कि वो अपनी बात लोगों के साथ में जनसभा में ही बोलते हैं और लोगों के साथ सीधा कनेक्ट करते हैं। असीम, आपने देखा होगा कि लोगों के बीच में जो उत्साह था, आज की तारीख में भारत के किसी भी जननायक को लेके इतना उत्साह और इतना कनेक्ट आपने कभी नहीं देखा होगा। एक एक बात के बाद पीएम के एक एक भाषण के एक एक शब्द के बाद में जो लोगों की तालियां बज रही थी, लोगों का जो आक्रोश झलक रहा था, लोगों का इमोशन जो आर पे था, वो देखने लायक थी कि भारत, जब वो कहते हैं कि पहलगाम के इस हमले ने देश के 144 करोड़ लोगों के हृदय को छलनी किया था, तो जाहिर सी बात है कि देश का कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो बर्बर तरीके के आतंकी हमले का के बाद उसका खून नहीं खौला होगा। इसलिए वो कहते हैं कि हमारे लहू में आज लहू नहीं बह रहे हैं, गरम सिंदूर बह रहा है। ये जो भारत है, इस भारत से उन्होंने परिचय किया है और भारत को अपना न्याय दिलाने के लिए उसे किसी देश की जरूरत नहीं है। ये भी बात पीएम मोदी ने कहा है, एक तरह से दुनिया को रेखांकित किया है कि वो किसी पे डिपेंड नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि पीएम मोदी ने ये साफ किया है कि उसको इस लड़ाई में, आतंकवाद के खिलाफ में, इस जंग में उसने किसी से मदद नहीं ली है, न उसकी मदद की जरूरत है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बात आप डिप्लोमेसी की कह रहे थे, वो डेफिनेटली डिप्लोमेसी की बात है कि पाकिस्तान को एक्सपोज करना है, उस आतंकी चेहरे को एक्सपोज करना है जिसको लेके अभी आपके साथ जो डेलीगेट्स गए हैं भारत के अलग अलग देशों में, वो कच्चा चिट्ठा खोलेंगे और पाकिस्तान की जो कारगुजारियां हैं, पाकिस्तान का जो उनको बेनकाब किया जाएगा, उसको बेनकाब किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए, इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बहुत बहुत शुक्रिया। और इस सबके बीच जैसा कि हमने कहा कि जदयू के सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जापान पहुंचा है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया से मुलाकात की है और इस दौरान आतंकवाद के खिलाफ प्रयासों और ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की वैश्विक पहुंच को लेकर भारत का पक्ष रखा गया है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे संजय झा ने बताया कि जापान के विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान भारत की बात बहुत ही मजबूती से रखी। जापान के विदेश मंत्री ने भी आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख का समर्थन किया है। लोगों ने जो इंडिया का केस है, जो बात है, बड़ा ही मजबूती से रखा और उन्होंने अप्रिशिएट किया इसको। और दो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने जो कहा, एक तो कहा कि टेररिज्म के खिलाफ बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, ये खत्म होना चाहिए, और दूसरा उन्होंने कहा कि जो इस घटना के बाद जो इंडिया ने उसको अप्रिशिएट किया, जो रिस्ट्रेन शो किया, जिस हिसाब से बिहेव किया और रिस्ट्रेन शो किया, उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया और उन्होंने हर एक तरह से आतंकवाद के खिलाफ इंडिया के स्टैंड को सपोर्ट किया। तो साफ तौर पर जो डेलीगेशंस बाहर जा रहे हैं, उन्होंने इस बात पर वो एक साथ हैं, भारत के साथ हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। और इसी बात को लेकर, इसी डिप्लोमेटिक एक्शन को लेकर भारत की ये पुरजोर कोशिश रही है कि वो तमाम देशों में जाएं। उनके जो प्रतिनिधिमंडल हैं वो जा रहे हैं। अभी आपने संजय कुमार झा को सुना, वो जापान में हैं और जापान के विदेश मंत्री से उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए और इस पूरे पहल को लेकर उन्होंने भारत का साथ दिया है। और लगातार प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा है कि हम पाकिस्तान की तमाम कारगुजारियों को हम पूरे वैश्विक मंच पर बेनकाब करने का काम करेंगे। हम स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स में कोई भेद नहीं करेंगे, क्योंकि
पाकिस्तान में स्टेट एक्टर्स भी वही काम कर रहे हैं जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स काम कर रहे हैं। मतलब कि वहां की जो स्टेट है, वहां का जो स्टेट है, वो भी आतंकवाद को प्रश्रय दे रहा है, उसको समर्थन दे रहा है, उसका वित्त पोषण कर रहा है, और वही काम नॉन स्टेट एक्टर्स भी कर रहे हैं। इसलिए हम कोई भेद नहीं करेंगे, हम दोनों को ही एक जैसा मानेंगे और दोनों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने आज पाकिस्तान का जो सीमावर्ती राज्य है राजस्थान, उसके बीकानेर से ये बिल्कुल ही साफ संदेश दे दिया। दूसरी बात प्रधानमंत्री ने यह भी कही कि हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल पे भी विश्वास नहीं करते हैं। पाकिस्तान इस बात को भूल जाए कि वो इसके जरिए ब्लैकमेल करने की अब इस नए भारत के साथ वो कोशिश करेगा। हम उसका भी करारा जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो चाहे वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल की बात हो, स्टेट एक्टर्स की बात हो, नॉन स्टेट एक्टर्स की बात हो, वित्त पोषण की बात हो, इन तमाम चीजों पर साफ साफ कह दिया कि हम इसको अब मानने वाले नहीं है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त हो रही है बीजेपी की तरफ से। आइए सीधे रुख करते हैं। भारत ने विश्व के समक्ष डेटरेंस के, टेरर के विरुद्ध डेटरेंस अर्थात अवरोध के नए आयाम रखे। इस दौरान देश के अंदर शासन से जुड़ा, गवर्नेंस से जुड़े बहुत सारी जो सकारात्मक खबरें हैं वो पीछे छूट जा रही थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य आपका ध्यान कुछ ऐसी पॉजिटिव, ऐसी सकारात्मक खबरों की ओर ले जाना है जो सुर्खियों में पिछले कुछ दिनों में नहीं आ पाई थी। जैसा आपको पता है, जो मोदी सरकार की सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है इस देश के गरीब वर्ग के उत्थान में, उनके जीवन को बेहतर बनाने में। और ऐसा ही एक स्कीम, एक प्रमुख स्कीम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। 1 मई को इस स्कीम के 9 वर्ष पूरे हुए। 1 मई 2016 को यह स्कीम लॉन्च हुआ था और आज विश्व में इस स्कीम ने मिसाल कायम किया है महिला उत्थान की दिशा में। भले वो महिला स्वास्थ्य से जुड़ा हो, भले वो एनवायरनमेंट से जुड़ा हो, हर तरह से इसने महिलाओं का जीवन, गरीब महिलाओं का जीवन जो है बेहतर बनाया। मैं कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहूंगा। आज कुल मिलाकर 10.33 करोड़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शंस पूरे देश में हैं, जिसमें डेटा जो कि 2022 के डेटा हैं, उसमें कुल 8.99 करोड़ कनेक्शन जो है सस्टेन्ड यूजेज, अर्थात इनका निरंतर जो है यूज चला आ रहा था। तो बहुत सारे, कई बार जो विपक्ष कहती है कि हमने कनेक्शंस दिए लेकिन लोग यूज नहीं कर रहे हैं, इस बात का खंडन करता है ये डेटा। लगभग 85% से भी ऊपर जो कनेक्शंस हैं उनको निरंतर उनके द्वारा प्रयोग किया जा रहा है और निरंतर महिलाएं उनका प्रयोग करके अपना जीवन बेहतर बना रही हैं। इसके उपरांत अगस्त 2021 में सरकार ने उज्ज्वला 2.0 लॉन्च किया था, जिसमें अतिरिक्त 60 लाख एलपीजी कनेक्शंस प्रदान किए गए थे। साथ ही विशेष प्रावधान किए गए थे प्रवासी परिवारों के लिए, माइग्रेंट फैमिलीज के लिए, जिसके तहत स्वघोषणा के तहत वो बगैर प्रूफ ऑफ एड्रेस के ये गैस कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे जो कदम उठाए गए हैं, आज उसका असर, आज उसका जो रिजल्ट है वो पूरी तरह से दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात, इससे हमारे देश में एलपीजी नेटवर्क का एक बहुत बड़ा विस्तार हुआ है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो कंटिन्यूअसली नए एलपीजी डीलरशिप को कमीशन कर रही है पिछड़े इलाकों में, कुछ 7,959 डिस्ट्रीब्यूटरशिप अतिरिक्त दिए गए हैं केवल 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 अक्टूबर 2024 तक, जिनमें 93% जो हैं केवल ग्रामीण इलाकों में दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप में 4-5 लोगों को भी रोजगार मिल रहा है तो कितने बड़े स्तर पर रोजगार का माध्यम बना है इनडायरेक्टली।
एलपीजी नेटवर्क के एक्सपेंशन के जरिए उज्ज्वला स्कीम। अगर हम पर कैपिटा कंजम्पशन देखें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का, तो 14.2 केजी के एलपीजी सिलेंडर में लगभग जो है पर कैपिटा कंजम्पशन 2023-24 में 3.95 सिलेंडर्स था। तो एक बहुत ही वाइब्रेंट स्कीम ये आपको नजर आएगा इस डेटा से। ये सक्रिय स्कीम है जिसमें कि हर रोज इन गैस कनेक्शंस का, इसके द्वारा उपलब्ध एलपीजी सिलेंडर्स का प्रयोग हो रहा है और महिलाओं का जीवन निरंतर बेहतर होता जा रहा है। अब इसके जो दूरगामी लाभ हैं उससे भी आप वाकिफ हैं और विशेष तौर पर मैं जो है कुछ केस स्टडीज के जरिए आपको उनसे परिचित कराऊंगा। लेकिन एक डेटा वाइज, एक अगर आप स्टेट वाइज डेटा देखें तो उत्तर प्रदेश में 1.85 करोड़ अर्थात 1.25 करोड़ से भी ऊपर जो है गैस कनेक्शन सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में मिले हैं। बिहार में 1.16 करोड़ हुए हैं और बंगाल में दूसरे नंबर पर है बंगाल, माफ कीजिएगा, बंगाल में 1.23 करोड़ गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। तो पूरे देश में जो है ये इसको समान जो है स्वीकृति मिली है, समान इसका जो प्रभाव है, अच्छा प्रभाव है वो नजर आ रहा है। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी इसकी खूब प्रशंसा की है कि कार्बन फुटप्रिंट विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों में इस स्कीम के आने से बड़ी मात्रा में कम हुए। अब अगर मैं आपको कुछ केस स्टडीज बताऊं, सुनीता देवी, कई ऐसे केस स्टडीज है जो कि महिलाएं पीड़ित थी ब्रोंकाइटिस से, अस्थमा से, उनके जीवन में व्यापक सुधार आया है और ये डॉक्यूमेंटेड है। कश्मीर में जहां की इस तरह की सुविधा आज से 11-12 वर्ष पहले जिसकी कल्पना नहीं की जाती थी, वहां पर राजौरी में अमीना खातून जिसको बार बार अस्थमा अटैक्स होते थे, उसके जीवन में निरंतर सुधार आया। तो बहुत ये एक ऐसा स्कीम है जो मेरे ख्याल से महिला उत्थान और महिला जीवन को बेहतर बनाने में बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। दोस्तों, जब इकोनॉमी की बात आती है, मैं थोड़ा सा यहां से दूसरे सकारात्मक 2-3 और सकारात्मक खबरों की ओर आपका ध्यान ले जाऊंगा। कुछ लोगों ने, कुछ नकारात्मक सोच वाली हमारी विपक्षी पार्टियों ने भी पिछले कुछ दिनों में काफी प्रहार किया है। यूएस टैरिफ को लेकर क्या हो रहा है, कल एक रिपोर्ट आई है मूडीज द्वारा, मूडी जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो सबसे क्रेडिबल, सबसे विश्वसनीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में से एक है, उसकी एक व्यापक रिपोर्ट आई है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि भारत की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है, भारत की जो अंदरूनी अर्थव्यवस्था है, उसके स्तंभ इतने मजबूत हैं कि यूएस के टैरिफ जो भी अंततः फाइनल होते हैं उसका कोई विशेष प्रभाव भारत के मार्केट पर या भारत की इकोनॉमी पर नहीं पड़ने वाला है। और इसके कुछ विशेष कारण बताए गए हैं। भारत का रिटेल इन्फ्लेशन अप्रैल 2025 के महीने में मात्र 3.16% था, जो कि ईयर ऑन ईयर जुलाई 2019 के बाद सबसे कम दर पर था। साथ ही पिछले महीने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को पिछले 10 वर्षों में वो इतने ऊंचे स्तर के रही है कि वो निरंतर जो है इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट के दर, इन्वेस्टमेंट की जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाती रही है। जो होम ग्रोन डिमांड है हमारे देश में, जो खपत की मांग है, वो हमेशा से इतनी पिछले कुछ वर्षों में इतनी ऊंचे दर पर रही है कि नॉन फाइनेंशियल कंपनीज को वो शील्ड करती है। टैरिफ का जो है उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हमारी स्वयं की डिमांड, अंदरूनी डिमांड इतनी मजबूत है कि टैरिफ का बहुत ही आंशिक असर जो है कुल मिला के पड़ने वाला है। बैंकिंग सेक्टर इज पॉइज्ड टू वेदर
पोटेंशियल टर्ब्यूलेंस। आपको पता है कि पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए हैं। जो पीएसयूज जो हैं वो एनपीएस का एक गढ़ होते थे आज से 10 साल पहले, आज वो पीएसयूज जो हैं एसबीआई तस्वीरें भाजपा मुख्यालय से बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बीजेपी की तरफ से उज्ज्वला योजना को लेकर। लगातार जो है चूंकि 9 वर्ष उसके पूरे हो चुके हैं इस योजना को, और उसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है जहां सबसे ज़्यादा कनेक्शन दिए गए। दूसरे नंबर पर बंगाल का जिक्र आया, तीसरे नंबर पर बिहार का जिक्र आया। इन तमाम राज्यों में सबसे ज़्यादा कनेक्शन दिए गए। और जो कार्बन फुटप्रिंट है, जिसका लक्ष्य था कि लोग, जो महिलाएं, जो माताएं, जो बहनें हैं, वो एक साफ सुथरी हवा में सांस ले सकें, उस दिशा में ये योजना ने बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमी है, खासकर जो जिस तरह से मूडीज की जो रिपोर्ट आई है कि यूएस टैरिफ का क्या कुछ फाइनल होता है जिस भी रेट पे, क्या उसका इंपैक्ट भारत की इकोनॉमी पर पड़ेगा, तो मूडीज की रिपोर्ट ने यह साफ कहा है कि उसका इंपैक्ट भारत की अर्थव्यवस्था पर, इसकी इकोनॉमी पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इसके फंडामेंटल्स हैं भारत की इकोनॉमी के, वो काफी मजबूत है। तो ये कुछ अहम बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए निकलकर सामने आई। बढ़ेंगे आगे, और जैसा कि हमने कहा कि संजय झा इस वक्त जापान में हैं, और संजय झा के नेतृत्व के वाले इस प्रतिनिधिमंडल ने टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में जापान में भारत के राजदूत सीबी जॉर्ज के साथ बैठक की। प्रतिनिधिमंडल ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत के निरंतर लड़ाई की जानकारी देने के लिए यहां पहुंचा हुआ है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य और भाजपा सांसद अपराजिता षडंगी ने बताया कि हम सब यहां 10 दिनों की यात्रा पर हैं और हमारी यात्रा की शुरुआत राजदूत के कार्यालय से हुई है। हमारे राजदूत जो कि जापान में कार्यरत हैं, उनकी पूरी टीम के साथ हमारी बातचीत हुई है। हम जानना चाहते हैं कि पहलगाम नरसंहार को लेकर जापान का व्यू क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है। आपको बता दें कि जापान के साथ ये प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया और सिंगापुर का भी दौरा करेगा। We came to the Embassy of India and we had a very good dialogue discussion with the ambassador and his team. We wanted to understand many things about Japan and about their viewpoint about the Pahalgam attack that occurred in Pahalgam in Srinagar on April 22nd. और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने के लिए शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल यूएई के अबू धाबी पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने यूएई के सहिष्णुता और सह अस्तित्व मंत्री शेख नाहयान मुबारक अल नाहयान से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज, आईयूएमएल के सांसद मोहम्मद बशीर, भाजपा सांसद अतुल गर्ग, बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा, भाजपा के राज्यसभा सांसद मनन मिश्रा, भाजपा नेता एसएस अहलूवालिया और पूर्व राजनयिक सुजान चिनॉय भी शामिल हैं। और ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के तहत डीएमके सांसद कनिमोई करुणानिधि के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल आज रूस के लिए रवाना हो रहा है। यह प्रतिनिधिमंडल रूस के अलावा स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया और लैटविया का दौरा करेगा। इस डेलीगेशन में सपा के राजीव राय, एनसी के मियां अल्ताफ अहमद, भाजपा के ब्रजेश चौटा, आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता, आम आदमी पार्टी के अशोक कुमार मित्तल और पूर्व राजनयिक मंजीव पुरी और जावेद अशरफ शामिल हैं। प्रत्येक डेलीगेशन में 7 या 8 सदस्य शामिल हैं और उन्हें सहयोग देने के लिए हर प्रतिनिधिमंडल के साथ विदेश सेवा के कम से कम एक अधिकारी को भी शामिल किया गया है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से दागी गई सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों को हमारे अभेद्य वायु रक्षा चक्र ने हवा में ही निष्क्रिय कर दिया। शानदार प्रयोग का ऐतिहासिक उदाहरण हमें देखने को मिला। नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना की वायु रक्षा प्रणाली ने किस तरीके से पाकिस्तान के हर एक मंसूबे पर पानी फेर दिया, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र। आकाशे शत्रुंजन ही, यानी हमारा आकाश अभेद्य रहे। आप देख सकते हैं कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की ये गन है जो कि यहां पर नियंत्रण रेखा के पास फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बेहद महत्वपूर्ण और बेहद सटीक कार्य किया हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने, जिसकी पूरी चर्चा पूरे विश्व भर में है। आप देख सकते हैं कि 360 ये पूरी की पूरी गन घूम सकती है और साथ ही साथ
जिससे सटा हुआ एक पूरा का पूरा कंट्रोल कमांड सेंटर है, जिसको आकाश तीर के नाम से जाना जाता है, जिसमें किसी भी आने वाले एरियल ऑब्जेक्ट को पहले ही ट्रेस कर लिया जाता है, उसकी सूचना मिल जाती है, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, और उसकी सूचना हमारे इन जांबाजों को दी जाती है। आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम के ये जांबाज उसको बेहद सटीक तरीके से भेज देते हैं। अगर नौगाम सेक्टर की इस फॉरवर्ड पोस्ट की बात करें तो यहां पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कम से कम 4 ड्रोन दुश्मन के यहां पर आए थे और जिसको बेहद सटीक तरीके से ध्वस्त कर दिया गया था। स्पष्ट तरीके से मान सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरीके से पूरी दुनिया के सामने ये बताता है कि किस तरीके से हमारी आकाशीय संप्रभुता पूरी तरीके से अभेद्य है। पूरी दुनिया चकित है कि किस तरीके से हमने स्वदेशी हथियारों के जरिए ही अपने इस समूचे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके दुनिया को चकित कर दिया है। और दुनिया ये देखती है कि किस तरीके से हमारे DRDO द्वारा विकसित किए गए मिसाइल सिस्टम, हमारे DRDO द्वारा और अन्य वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए गए एयर डिफेंस कंट्रोल कमांड सिस्टम में किस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। तो स्पष्ट तरीके से है कि जिस तरीके से हमारी एकता, अखंडता, सीमा की संप्रभुता सुरक्षित है, उसी तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम ये हमारे आकाशीय संप्रभुता को अभेद्य बनाता है। कैमरा पर्सन विनोद ओझा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, लाइन ऑफ कंट्रोल के एक फॉरवर्ड पोस्ट से DD न्यूज के लिए। LOC के पास से ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, ग्राउंड रिपोर्ट अश्विनी मिश्र की। नीदरलैंड्स के अपने दौरे में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तानी आतंकवादी हमले का पर्दाफाश किया है। 19 और 20 मई को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने डेनमार्क और जर्मनी सहित 3 देशों की यात्रा के हिस्से के तौर पर नीदरलैंड्स का दौरा किया। हेग में उन्होंने डच विदेश मंत्री कैस्पर वेल्डकैम्प और रक्षा मंत्री रुबेन ब्रेकलेमंस के साथ महत्वपूर्ण बैठकें की, जिनमें द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने और आतंकवाद जैसे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। Continues because there is a clear message in that operation that if there are acts of the kind we saw on April 22nd, there will be a response. We will hit the terrorists. If the terrorists are in Pakistan, we will hit them where they are. So there is a message in continuing the operation, but continuing the operation is not the same as firing on each other. Right now, there is an agreed cessation of firing and military action. विदेश मंत्री ने कहा कि जिन 9 जगहों पर हमले किए गए भारत की तरफ से, वो UN की लिस्ट में भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि निर्णायक दिन 10 मई का था, जब उनके हमले के जवाब में भारत ने उनके 8 एयरबेस पर हमला किया था। Response targeted these 9 places which were the terrorist centers. They are, as I said, the places are all shown in a UN list. I mean, this is where the terrorists work and live and operate from. Now, after that, the Pakistani military chose to fire on us, and we responded. This went on for 4 days. And after that, the decisive day, I would say, was the 10th of May. On the morning of 10th of May, in response to an attack which they had launched on us earlier that morning, we hit 8 air bases. We basically made those air bases non-functional. That, I think, compelled the Pakistani military to accept that we need to stop firing at each other. विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि पाकिस्तान कट्टरपंथी, अतिवादी, धार्मिक एजेंडे को आगे बढ़ाता है और सीमा पार आतंकवाद का उपयोग करके हम पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। ये इतिहास में भी दर्ज है। उन्होंने कहा कि यदि हमसे पूछा जाए कि हम इससे कैसे निपटें, उसका इरादा रखते हैं निपटने का, तो हमारा जवाब होगा पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय रूप से। They have also pursued a radical, I would say, extremist religious agenda, which using terrorism across the border as a way of trying to pressurize us. This has been their history. Now, if you ask me how do we propose to deal with it, we propose to deal with it bilaterally with the Pakistanis. It is something that we and the Pakistanis have to settle one-to-one. And we are very clear with them that they need to discuss with us. We are open to their discussing with us
an ending to terrorism. It has got to be a serious talk. It is something that we need to do between. तो साफ तौर पे विदेश मंत्री का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी है उसको हम बायलैटरली ही सॉल्व करेंगे, इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई जरूरत नहीं है। तो इसके साथ मीडिया प्राइम के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। शोर शराबे की भीड़ में जब आपको देखनी हो पूरी खबर, तो आपके लिए है डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। नमस्कार। न्यूज नाइट में सियासत का दांव, खेत खलिहान और गांव, सत्ता का गलियारा, दुनिया का हर किनारा।